हेलो दोस्तों, भूमिका ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार वापस से स्वागत है। आज हम 10th क्लास एसएसटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 वन शूट वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल चैप्टर है बच्चों। इसमें से पूरे नंबर दिलाने का मैं आपको वादा करता हूं। आप एक बार इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आने लगेगी। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अच्छा, पहले हम चैप्टर का नाम देख लेते हैं। जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज की बात करेंगे हैं इस चैप्टर में। वाटर रिसोर्सेज आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा, जैसे 8th क्लास में आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा। 9th क्लास में वाटर रिसोर्सेज के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और 10th में इसका अलग सेपरेट अपने प्रकरण चलता है, तो इसको देखेंगे। देखिए, जल संसाधन हमारे धरातल के 3/4% भाग पर जल उपलब्ध है। ये हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, 8th क्लास से पढ़ रहे हैं मेरे हिसाब से। 3/4% पे आपका जो भाग है उस पे क्या पाया जाता है, तो जल पाया जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसको आप एक बार अंडरलाइन कर लेंगे, 3/4% भाग। परंतु इस जल में अलवणीय जल, ध्यान रखना बच्चों, लवणीय और अलवणीय शब्द का यूज किया जा रहा है। यहाँ पर सिंपल मीठा और खारा जल का यूज नहीं किया जा रहा है। शब्द आपको अलवणीय और लवणीय देगा, तो लवणीय जल का मतलब हो गया है खारा और अलवणीय जल का मतलब हो गया है मीठा जल। बुक में आप बार बार इसका यूज किया जाएगा, तो आप ध्यान रखें। अलवणीय जल का मतलब है मीठा जल। अलवणीय जल बहुत कम है और यह अलवणीय जल सतही अपवाह जैसे नदी, तालाब, नहर और भूम जल के स्रोत से प्राप्त होता है, जिसका लगातार नवीकरणीय और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। तो समझ गए, अलवणीय जल यानी मीठा जल कैसे प्राप्त होगा। तो वर्षा जल है वो हमारे यहाँ पर नदी, तालाब और जिलों में एकत्रित हो जाता है। देन फिर उसी को हम यूज करते हैं हमारे दैनिक जीवन में, सिंचाई में, पशु पालन में या फिर दूसरे औद्योगिक गतिविधियों में। इन सब चीजों में हम अलवणीय जल का यूज करते हैं मैक्सिमम। अच्छा, लवणीय जल कहाँ है, तो हमारे लवणीय जल हम बात करेंगे तो समुद्री जो क्षेत्र है हमारा, जितने भी महासागरीय जो जल है वो खारा जल है या फिर लवणीय जल है। इसका कोई यूज नहीं है, बस उसमें केवल हमारा जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, जल परिवहन हो सकता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, बस उस हिसाब से वो उपयोगी है। अब हम इस डायग्राम को देखेंगे, जिससे हमें ये चीज समझ में आ जाएगी कि हमारे कितना परसेंटेज हमारा जो जलीय भाग है वो बटा हुआ है। तो दिखाई दे रहा है धरातल, यानी ये हमारी पृथ्वी हो गई है और इस पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाया जाता है, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में जल है। और स्थल भाग जो है वो केवल 29% ही है। तो अपने अगर इस पृथ्वी को ऐसे भी लिख देना 29% और 71%, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर कि स्थल भाग यानी जो 7 महाद्वीप है वो केवल 29% भाग पर है और बाकी सब महासागरों के रूप में 71% भाग पे पाया जाता है। अब जल तो देखने में बहुत सारा है, दिखाई दे रहा है कि ऑल ओवर पृथ्वी पे 71% भाग जल है, लेकिन इसकी अगर हम स्ट्रक्चर संरचना को देखेंगे तो हमें पता चलेगा इस जल में से 97% जो जल है, जैसे 71% जल को हमने 100% के रूप में इसका हमने कैटेगराइज किया, तो इस 71 को 100% मानेंगे तो इसमें से 97% जो जल है वो अलवणीय यानी खारा जल है, जो महासागरों के रूप में विद्यमान है। और केवल 3% जो जल है वो केवल हम सॉरी 97% जल क्या है, लवणीय है। और जो अलवणीय जिसको मीठा जल कह रहे हैं वो केवल 3% है। देखो बच्चों, लवणीय और अलवणीय इसमें आपको भी कंफ्यूजन हो सकता है, तो इन वर्ड्स पे फोकस करेंगे बार बार। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों से इस तरह के टर्म्स आपको देखने को मिल जाएगा पाठ्य पुस्तक में। तो अलवणीय जल यानी मीठा जल 3% है। अगर इस 3% जल को हम 100% मान ले तो ये भी 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा। जैसे भूमिगत जल 30% है यानी 30% है, हिमानियों के रूप में यानी ग्लेशियर के रूप में ये 69% है, और अन्य जल के रूप में या फिर प्राप्त या फिर प्रकट जल कहते हैं इसे, ये केवल 1% है जिसका मानव यूज करता है। देखो, ग्लेशियर के रूप में हमारे नॉर्थ और साउथ पोल पे दिखाई देता है 69% जल ग्लेशियर के रूप में है और ये मीठा जल है, लेकिन इसका उपयोग नहीं कर सकते हम। भूमिगत जल है जो भूगर्भ में है, जो 30% है, जिसको हम या तो कुओं से या फिर ट्यूबवेल से या फिर बोरिंग के माध्यम से निकाल के यूज में लेते हैं। प्राप्त जल केवल 1% है। तो इस डायग्राम को देखने से ये तो समझ में आ रहा है कि हमारे यहाँ पर प्राप्त जल बहुत कम क्वांटिटी में है, और क्योंकि इतना कम जल है तो इसका दोहन करना भी हमें बहुत तरीके से हमें इस जल का दोहन करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है ये जो 1% जल है पीने लायक अवेलेबल जल है, या आने वाले समय में हमारे लिए समस्याएं खड़ी कर दे, या फिर हमारे लिए एक विकराल समस्या बन जाए। क्योंकि मीठा जल नहीं होगा तो फिर जो धरातल पर जो जीव है
वो खत्म हो जाएगा। तो बात करेंगे, इस डायग्राम से हमारे पास ये चीजें समझ में आ गई है कि अलवणीय जल सीमित मात्रा में है और अतः अलवणीय जल का दोहन हमें सोच समझकर करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ऐसा का ऐसा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यहाँ से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछा जाएगा हमारे धरातल के कितने % भाग पर जल पाया जाता है, तो 71% भाग पे। यहाँ पे पूछ लिया जाएगा धरातल के कितने भाग पर, तो 3/4 भाग। देखो दोनों याद करना पड़ेगा, 3/4 या फिर 71%, दोनों को आपको याद करना है। अलवणीय जल या सतही जल किस रूप में विद्यमान है, ऐसे पूछ लेगा तो आपको बताना है नदी, तालाब और नहर के रूप में विद्यमान है। क्लियर बच्चों, अब आगे चलेंगे। जल दुर्लभता यानी 1% जल है, यानी जल की मात्रा हमारे पास कम है तो जल दुर्लभ हो गया है, तो इसको जान लेंगे। जल दुर्लभता को मोटे रूप से 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, कैसे करेंगे हम, तो जल दुर्लभता का मात्रात्मक पक्ष देखेंगे और फिर हम देख लेंगे इसका गुणात्मक पक्ष। आपके आंसर राइटिंग में पूछा जाएगा कि जल दुर्लभता के मात्रात्मक पक्ष पे टिप्पणी कीजिए, तो उस स्थिति में आपको आंसर राइटिंग करना है। ठीक है, इसको सब टॉपिक बनाएंगे आपकी नोटबुक में, और मात्रात्मक पक्ष का मतलब हो गया जिसका अपन मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, भारत में वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता पाई जाती है। क्लियर, भारत में मौसम की विभिन्नता और जो जगह है उसके अनुसार जो वाटर का जो प्रसार है या फिर फैलाव है उसमें विभिन्नता देखने को मिल जाएगी। जैसे भारत के मासीनाम मेघालय क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है तो वहां पे जल है, लेकिन भारत के पश्चिमी क्षेत्र में जल की मात्रा कम है। तो डिपेंड करता है ये हमारे भौगोलिक एरिया, वहां की जलवायु, वहां की विभिन्नता की के कारण। ठीक है, वही चीज यहाँ पे की जा रही है। फिर विभिन्नता पाई जाती है जिसके क्या कारण हो सकते हैं, मुख्य रूप से जल की कमी, उसके अति शोषण यानी ज्यादा उपयोग करना, जरूरत से ज्यादा बेवजह उपयोग करना, अत्यधिक उपयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण का कारण भी जल की कमी का एक कारण है। क्लियर, तो हम अति शोषण कर रहे हैं, अति उपयोग कर रहे हैं और समाज में इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा रिसोर्सेज होता है, संसाधन होता है, जिसकी वजह से वो अपने बंगला में जैसे स्विमिंग पूल्स बना लेते हैं, तो उनके पास पानी खूब है, और समाज की कुछ वर्ग ऐसे हैं जो बस्तियों में रहते हैं और उनको लाइन लगानी पड़ती है पीने के जल के लिए। तो समाज में ये असमान रूप से फैला हुआ जो जल का वितरण है, ये भी हमारे जल दुर्लभता का एक मात्रात्मक पक्ष है। बढ़ती जनसंख्या के परिणाम स्वरूप भी जल संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, तो निश्चित रूप से सही बात है, जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी उतनी ही हम क्या करेंगे, जल का उपयोग करेंगे। तो ये भी हमारा मात्रात्मक पक्ष है और ये कारण है जिसकी वजह से जल की कमी अब प्रेजेंट टाइम में सामने आने लगी है। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे हम। अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, असिंचित क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों का विकास भी जल की कमी के लिए उत्तरदायी है। तो हम अनाज उत्पादन के लिए प्रेजेंट टाइम में हम क्या करें, हमारे पास टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी की उन्नत दशाएं हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो सिंचित जो क्षेत्र है या सिंचाई के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा जल का उपयोग करने का प्रयास करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन या फिर फसल उत्पाद प्राप्त हो जाए। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से जल की कमी हो रही है। फिर नंबर 4, जल कम वर्षा वाले क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण बढ़ा है, जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में प्रसार होने लगा है और जल की मांग बढ़ती जा रही है। तो देखो हमारे भारत देश में क्या हो रहा है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्योंकि विदेशी कंपनियां आके इन्वेस्ट कर लेती है, क्योंकि वहां पे सस्ती दरों पर जमीन मिल जाती है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, तो ऐसी स्थिति में बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन्वेस्ट करती है, देन फिर वो जो वाटर रिसोर्सेज है बच्चे कुछ जितने भी उनका दोहन करने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारे भारत देश में जल की कमी दिखाई देती है। तो ये भी हमारे मात्रात्मक पक्ष का एक रूप है। अब जल दुर्लभता के गुणात्मक पक्ष की बात करेंगे बच्चों। इससे पहले हमने मात्रात्मक पक्ष की बात करी थी। मात्रात्मक पक्ष का मतलब हो गया जिसका मेजरमेंट कर सकते हैं, गुणात्मक पक्ष का मतलब हो गया जिसमें हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, केवल ऐसे अनुमान के बेसिस पे बता सकते हैं। तो इसमें हम देख लेंगे जल की दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। यही कारण है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद भी घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के द्वारा ये जल प्रदूषित होता है और मानव के उपयोग के लिए फिर ये जल क्या बन जाता है, खतरनाक बन जाता है।
तो जल दुर्लभता का ये गुणात्मक पक्ष है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जल को, जो हमारे पास जितना भी जो जल अवेलेबल है उसको हम दूषित करते चले जा रहे हैं। समझ गए? फिर उसके बाद में आगे चलेंगे। आपको आंसर राइटिंग में ये सेपरेट लिखना है कि जल दुर्लभता की मात्रात्मक पक्ष कौन से हैं और गुणात्मक पक्ष कौन से हैं। इन सब टॉपिक्स पे ध्यान देना है बच्चों, और इन्हीं को याद करना है ताकि पूरे में से पूरे नंबर हम ले सकें। अब जल संरक्षण और प्रबंधन की बात करेंगे, क्योंकि जल कम है तो उसका संरक्षण करना पड़ेगा, उसे बचाना पड़ेगा, और उपलब्ध जो जल है उसका हमें प्रबंधन करना पड़ेगा। तो क्या है जल संरक्षण और प्रबंधन, देख लेते हैं। प्राप्त जल अथवा प्रकट जल, जैसे नदी का जल हो सकता है, तालाब का जल हो सकता है, झील नहरों का जल हो सकता है, उन सभी जलीय संसाधनों का उचित मात्रा में विवेकपूर्ण उपयोग करना ही जल संरक्षण है। क्लियर बच्चों? जितना भी जल हमें प्राप्त है उस जल सोर्स का, उस जल स्रोतों का हमें विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना है, ताकि उसे कम से कम यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा बचा सके और आने वाली पीढ़ियों को हम ये जल सौंप के ही जाएं। ऐसा नहीं कि आज ही हमने प्राप्त जल का दोहन कर लिया जो कि केवल 1% है और उसको खत्म कर लिया है, उसके बाद में अगर वो खत्म हो गया तो उसके बाद में हमारा जीवन यापन करना कठिन हो जाएगा। फिर वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण की वजह से हम जल संसाधनों का उचित प्रबंधन करने की हमें आवश्यकता है। साथ ही बहते हुए वर्षा जल को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के साथ मिलाकर हम जल का प्रबंधन कर उचित रणनीति तय कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? अब इसमें यही चीज की जा रही है कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है एक तरफ, दूसरी तरफ इस जनसंख्या वृद्धि की आवश्यकता की पूर्ति के लिए औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हम क्या करें, जल संसाधनों का हमें इस वजह से उचित प्रबंधन करना पड़ेगा। फिर बहते हुए वर्षा जल का हम क्या करेंगे, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के साथ मिलाकर इसका हमें उचित प्रबंधन करना पड़ेगा, ताकि जो वर्षा जल है जो नदियों के माध्यम से समुद्रों या महासागरों में मिल जाता है उसका हम उचित दोहन कर सके और हमारी जनसंख्या की आवश्यकताओं, जल की आवश्यकता की हम पूर्ति कर सके। फिर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में आपके कंटेंट दिया हुआ है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बहुउद्देश्य भारत में बहुउद्देश्य, पहले तो पूछ लेगा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं और भारत में कौन कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं प्रचलन में है वर्तमान समय में। तो इसके ऊपर आपसे टिप्पणी या फिर लघुत्रात्मक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी यहीं से पुटअप होने वाले हैं कि जैसे भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहाँ पर है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? तो पढ़ते हैं हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। नदियों के पानी को रोककर बांध बनाया जाता है और इस जल या पानी का उपयोग हम सिंचाई, पेयजल, उद्योग, मत्स्य, विद्युत उत्पादन, पर्यटन, मनोरंजन के उद्देश्य से कर सकते हैं। क्योंकि एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है, अतः हम इसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के रूप में जानते हैं। बहते हुए जल का यह सर्वाधिक उचित उपयोग हो सकता है, अतः जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो इसको बेटा अंडरलाइन कर लेंगे अपन। देखो एमसीक्यू में पूछा जाएगा आप लोगों से कि नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना बच्चों, आप बोर्ड एग्जाम में देख लेना या फिर हाफिजली एग्जाम में देख लेना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो किसने कहा, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। अब हो क्या रहा है, एक बार हम जान भी लेते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जैसे कि नाम से स्पष्ट है ना। होता क्या है, हम नदी के पानी को रोक देंगे, रोकने के बाद में जो पानी, जो डैम में जो पानी भरा हुआ है उसका हम अलग अलग पर्पज से यूज करेंगे। जैसे कुछ तो हम सिंचाई में यूज कर लेंगे, कुछ जल का हम पशुपालन के रूप में यूज कर लेंगे और कुछ जल का हम औद्योगिक गतिविधियों में यूज कर लेंगे, कुछ जल का हम पेयजल के रूप में यूज करेंगे, कुछ ऐसा जल जिसका हम मनोरंजन या फिर जो पार्क या फिर जो दूसरी उद्यान या फिर बाग हम बना देते हैं उसमें हम उपयोग करते हैं। फिर हम क्या कर लेंगे, उसी जल में मत्स्य पालन का भी कार्य कर लेंगे। तो परियोजना एक है लेकिन बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। एक परियोजना लेकिन उद्देश्य बहुत सारे कंप्लीट होते हैं, इस वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। और फिर इसी को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दे दी। क्लियर बच्चों? तो बिल्कुल इस कंटेंट को इसी तरह से आपको लिखना है और इसी तरह से याद करना है। आगे चलेंगे बच्चों। देखो बांधों के प्रकार की बात की जा रही है आपके सिलेबस के अनुसार। तो बांध 3 प्रकार के हैं बच्चों मुख्य रूप से, जैसा कि इस डायग्राम में आपको समझ में भी आ रहा होगा। देखो लकड़ी के बांध, दूसरा तटबंध हो सकता है और
ये पक्का बांध, ठीक है। लकड़ी के बांध का स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं इस तरह से, लकड़ी के फाटक बना दिए जाते हैं, किसी नहर को नहर बह रही है उसके पानी को रोककर लकड़ी के इस तरह से तटबंध बना देंगे। ये बिल्कुल पूर्णतः अस्थायी है, इसमें से पानी हल्का हल्का रिसता रहता है, लेकिन इधर की तरफ पानी का स्टोरेज हो जाता है। तो एक बांध का प्रकार ये हो गया। दूसरा क्या हो, तटबंध में क्या हो जाएगा कि हम कंक्रीट और मिट्टी के माध्यम से बहते हुए जल के पानी को रोक लेंगे। क्लियर? तो ये तटबंध प्रकार का बांध हो गया है। फिर अपन बात करेंगे पक्का बांध। तो ये एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया बांध है, जिसमें पूरा सीमेंटेड, एक पक्का सीमेंटेड कंकर ईट का यूज करके, ईटों का यूज करके, ब्लॉक्स का यूज करके हमने एक प्रॉपर बांध बना दिया है, और उसमें से जल निकासी की जो व्यवस्था है वो भी कर दी है। तो इस तरह से बांधों को हम 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, लकड़ी के बांध, तटबंध बांध और पक्का बांध। क्लियर बच्चों? इस तरह से आपको इनका डेफिनेशन पता भी होना चाहिए, आपको इमेज में दिखाई भी दे रहा है तो इसको आप इस तरह से समझ भी सकते हैं। क्लियर? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे चलेंगे हम। देखो, भारत की प्रमुख बांध परियोजनाओं की बात की जा रही है। आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में इस तरह से पूछा जाएगा, इसलिए ये कंटेंट लाना बहुत जरूरी था कि कौन सा तो बांध है और कौन सा राज्य उस बांध से संबंधित है और कौन सी नदी के पानी को रोककर या कौन सी नदी के किनारे इस बांध का निर्माण किया गया है, यह आपसे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। जैसे आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक बोर्ड पे, जैसे पहला है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य से संबंधित है, और किस नदी के तट पे बनाई गई है, तो सतलज नदी के तट पे। क्लियर? उसके बाद में है हीराकुंड बांध परियोजना। कहां पर है हीराकुंड बांध? तो उड़ीसा राज्य में। कौन सी नदी? महानदी के किनारे बनाया गया है। फिर तीसरा है दामोदर घाटी परियोजना। तो देखो, 2 राज्य से लाभान्वित हो रहे हैं, जैसे झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये बांध कहां बनाया गया है? तो पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी के किनारे। उसके बाद में सरदार सरोवर बांध, जो कहां है? गुजरात में। नर्मदा नदी के पानी को रोककर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है गुजरात में। नागार्जुन सागर बांध, जिसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों को सिंचाई और पेयजल की सुविधा प्राप्त हो रही है। कृष्णा नदी के पानी को रोककर इस बांध का निर्माण किया गया है। फिर है टेरी बांध, जो कि कहां है? उत्तराखंड में, और ये भागीरथी नदी के किनारे ये बांध बनाया गया है। तो इसको इसी फॉर्म में हम याद करेंगे बच्चों। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपसे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य से। आपके पास एमसीक्यू में ये सारे राज्य होंगे, आपको टिक ये करना है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। किस नदी के किनारे इस बांध का निर्माण किया गया है? तो किस नदी के किनारे इस बांध का निर्माण किया गया है? तो सतलज नदी के किनारे। समझ गए? तो फिर आगे चलेंगे। अब देखो, बांध की बात हो चुकी है, अब बांध निर्माण की कुछ हानियों की बात भी करेंगे कि बांध हम बना तो देते हैं, लेकिन बांध बनाने से कुछ हमें हानियां भी हो सकती है। क्या हानियां हो सकती है, यह आज आप 10th क्लास में ही पढ़ेंगे, उसके बाद में शायद आपको पढ़ने को नहीं मिले कि बांध से कोई हानियां भी हो सकती है क्या। क्योंकि हम मैक्सिमम या फिर सामान्यतः अपन यही जानते हैं कि बांध बनाने से लाभ भी होते हैं, है ना, लेकिन इसकी कुछ हानियां भी है जो 10th क्लास के सिलेबस में मेंशन की गई है। तो देख लेते हैं। बांध के निर्माण के कुछ नकारात्मक पक्ष सामने आए हैं, जो जिसको हम निम्न प्रकार से बांट सकते हैं या फिर निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो क्या क्या हो सकता है बांध निर्माण की वजह से? तो नदियों पर बांध बनाने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है, ये बात सही है। नदी का पानी इस तरह से बह रहा है, अगर हमने बांध बना दिया तो जो नदी का जो पानी का फ्लो है वो रुक जाएगा, और यहीं से समस्याएं स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण तलछट जलाशय की तली में जमाव हो जाते हैं। अब ये तलछट है यानी मिट्टी और कंक्रीट जो नदियों के साथ बहते हुए चले जाते हैं आगे तक, और वो जो मुहाने पे वो नदियों का जो कंक्रीट जो मिट्टी के जो कण हैं वो फैल जाते हैं, तो उससे उपजाऊपन बना रहता है। लेकिन यहाँ पे समस्या आ गई, तली में जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से नदी तल अधिक चट्टानी हो जाएगा, और नदी के जो जलीय जीव है उनके जो प्राकृतिक आवास और भोजन है उनमें कमी होने लगेगी। फिर दूसरा कारण देखेंगे, बांध बनाने से जलीय जीवों का प्राकृतिक प्रजनन, इस प्रजनन जो केंद्र है वो भी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है, जलीय जीव टेम्परेचर के बेसिस पे नदियों से बहते हुए उस स्थान पर प्रजनन और अंडे देना पसंद करते हैं जहां उसकी नदी जल का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है वो सुटेबल होगा। अब हमने बांध बना दिया है तो नदियों के जो जीव है वो उस बांध को क्रॉस करके नहीं जा पाते हैं,
जिसकी वजह से उनकी जो प्राकृतिक प्रजनन स्थल है वो नष्ट हो जाते हैं। फिर बांध बनाने से बाढ़ और भूकंप जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, हमने नदी के पानी को बांध बना के रोक दिया है तो जहां बरसात ज्यादा होगी उस क्षेत्र में बाढ़ की समस्या हो जाएगी। जैसे ये फाटक बना दिया, नदी यहाँ से बहकर आ रही है तो इस एरिया में बाढ़ की समस्या हो सकती है वर्षा ऋतु में। और दूसरी वजह क्या हो जाएगी, जैसे ही हमने इस पानी को छोड़ा वैसे ही ये पानी इधर की तरफ बहेगा, तो जैसे ही बहेगा वैसे ही भूकंप की समस्याएं भी देखने को मिली है। तो ये भी एक समस्या के रूप में यहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो आपको इस तरह से इसको याद करना है कि बांध निर्माण से इस प्रकार की समस्याएं या फिर हानियां होने लगती है। अब देखो नंबर 4 की बात करेंगे। बांध के जिस ओर जल को रोका जाता है वहां अति सिंचाई की वजह से भूमि का निम्नीकरण होने लगता है। तो ये बात भी सही है, जैसे नदी का पानी बह रहा है, बांध बना दिया, इधर से हमारे पास उपलब्ध जल ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, लालचवश सिंचाई भी उसी अनुपात में करते हैं। अब सिंचाई जितनी ज्यादा होगी उसमें फिर मिट्टी में जो नमी है वो हमेशा बनी रहेगी, जिससे उसकी प्राकृतिक गुणवत्ता है वो खत्म हो जाया करती है। तो अति सिंचाई की वजह से भूमि का निम्नीकरण होने लगता है और बांध की दूसरी तरफ यानी जहां पर जल नहीं है वहां से लोग फिर क्या करते हैं, विस्थापन। क्योंकि इधर पानी इधर रोक दिया है तो इधर के लोग फिर क्या करेंगे, तो वो फिर विस्थापन से ग्रसित होकर वहां से पलायन करेंगे। फिर नंबर 5 है, अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां होने लग जाती है। फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण भी फैलने लगता है। ऐसा भी डाटा हमारे सामने आया है कि अत्यधिक अगर किसी एरिया में ज्यादा जल होगा तो जल जनित बीमारियां होने लगेगी और फसलों में कीटाणु और जीवाणु जनित जो बीमारियां हैं वो देखने को मिलेगी और परिणाम स्वरूप जो प्रदूषण है वो फैलता चला जाएगा। नंबर 6 है, बांधों का निर्माण का कई स्थानीय समुदायों और ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया जाता है। तो ये भी इसका नकारात्मक पक्ष है, क्योंकि लोगों का परंपरागत जीवन जो है वो प्रभावित हो जाता है। तो देखो हमने ये बांध बना दिया है, तो बांध बनाने से जो वहां की जो स्थानीय निवासी है, जैसे किसी नदी के किनारे कोई गांव बसा हुआ है तो उस गांव की आजीविका उस नदी के माध्यम से पूरी होती है या नदी के सहारे कंप्लीट होती है। जैसे गांव वाले वहां से मछली का जो व्यवसाय है वो कर सकते हैं, गांव वाले वहां से ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकते हैं, वहां पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि हमने बांध बना दिया है तो ना ही तो हम कृषि कर पाएंगे, ना ही हम जलीय जीवों का उपयोग कर पाएंगे या शिकार कर पाएंगे, जैसे मछली पालन नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। और जो उनके जो संस्कृति से जुड़ा हुआ जो नदी का महत्व है वो भी कहीं ना कहीं खत्म होने लगता है। तो इस वजह से जो स्थानीय जो समुदाय है वो बांध निर्माण का विरोध करने लगते हैं और ये विरोध हमें एक बहुत बड़े रूप में हमें दिखाई भी देने लगता है। जैसे आगे वाले कंटेंट में हम इसको कवर करेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये इसी से प्रेरित है। हो क्या रहा था, यहाँ पर स्थानीय समुदाय और ग्रामीणों ने विरोध किया और इस विरोध में जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है ये एक बड़ा विरोध के रूप में हमारे सामने आता है। तो क्या हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन में, तो आज इसको कवर कर लेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1980 के दशक में प्रारंभ हुआ। एक चीज हो गया, इस आंदोलन का मुख्य कारण नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण करना था। तो इसको अपन इसी तरह से इसी फॉर्म में लिखेंगे कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया हमने, तो सरदार सरोवर बांध बनाया। इस बांध के कारण क्या होता है, इस बांध के कारण जो स्थानीय निवासी है और जो आदिवासी समुदाय है उनको पलायन करना पड़ गया। तो जैसा कि हम लोगों को पता है जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश से बहती हुई जैसे गुजरात महाराष्ट्र राज्यों को जल अवेलेबल करवा रही थी, तो हमने बांध बना दिया। अब बांध बना दिया तो जैसे मैंने बताया कि जैसे बांध बनाए इस तरफ इधर से नदी आ रही है तो इधर तो पानी अवेलेबल है लेकिन इस तरफ पानी उपलब्ध नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, फिर पलायन करेंगे। वहां का जो परंपरागत उनका जो जीवन शैली है वो डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से वो इस परियोजना का फिर विरोध करने लगते हैं और ये इसी से संबंधित है। तो सरदार सरोवर बांध का निर्माण करना और इस बांध के कारण स्थानीय निवासियों और आदिवासी समुदाय का पलायन करना था। इसी कारण बांध के निर्माण से जो पारिस्थितिकीय संतुलन है उसको बड़ी हानि हो रही थी। अतः समाज सेविका मेधा पाटेकर, इसको अंडरलाइन कर लेना बच्चों, मेधा पाटेकर है इनका नाम। 1985 में इस आंदोलन का नेतृत्व कर सरकार का ध्यान पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदायों के हितों की तरफ आकर्षित किया गया था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है। 1980 के दशक में प्रारंभ हुआ क्योंकि स्थानीय लोगों का पलायन होने लग गया था और पारिस्थितिक तंत्र है वो खराब होने लग गया था। तो जो स्थानीय समुदाय और आदिवासी लोग हैं
उनका नेतृत्व समाज सेविका मेधा पाटेकर के द्वारा किया गया और 1985 में इस आंदोलन को बहुत गति मिली और सरकार का ध्यान इस तरफ भी गया कि बांध बनाने से ये नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, फिर नोट करके लिखेंगे। वर्तमान समय में सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों को पेयजल और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। किससे संबंधित है? सरदार सरोवर बांध गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्यों को पेयजल और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है, तो इसको नोट कर लेंगे। फिर टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में है और कोयना बांध जो महाराष्ट्र में है, इसी प्रकार के विवाद में शामिल है। किस प्रकार के विवाद में? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन विवाद में। जो विवाद यहां हुआ कि स्थानीय समुदायों का जो जीवन है वो प्रभावित होता है और वो विरोध करते हैं, वही विरोध हमें टिहरी बांध बनाने के दौरान, जो कि उत्तराखंड में बनाया गया था, उस दौरान हमें देखने को मिला। और कोयना बांध जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पर भी इस प्रकार का जो विवाद है वो देखा गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कोयना बांध विवाद का संबंध किस राज्य से है, तो आपको बताना है महाराष्ट्र। आपसे पूछ लिया जाए टिहरी बांध विवाद किस राज्य से संबंधित है, तो आपको बताना है उत्तराखंड। आप लोगों से पूछ लिया गया नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से, तो गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों से है। क्लियर बच्चों? या एमसीक्यू में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको आना चाहिए। अब वर्षा जल संग्रहण की बात करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर बरसात हो रही है, लेकिन इस वर्षा जल का हम क्या समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे। ये हमारे घरों से बहती हुई, नालियों से बहती हुई, किसी बड़े नाले से बहती हुई, फिर ये फाइनली नदी, और नदी से फिर फाइनली ये जो महासागर है वहां पे चले जाती है। तो इस जल का हमने समुचित प्रबंधन नहीं किया है। तो हमें इस जल की पूर्ति के लिए वर्षा जल का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। तो बहते हुए वर्षा जल को रोककर उसे भंडारित करने की प्रक्रिया को हम वर्षा जल संग्रहण के रूप में जानते हैं। तो एक बात तो ये, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि वर्षा जल संग्रहण से आप क्या समझते हैं, तो आपको यही लिखना है कि बहते हुए वर्षा जल को रोककर उसे भंडारित करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम वर्षा जल संग्रहण के रूप में जानते हैं। अब वर्षा जल संग्रहण के लाभ की बात की जा रही है, तो वर्षा जल संग्रहण से हमें शुष्क ऋतु में जल की पूर्ति होती रहती है। सही बात है क्या? जैसे वर्षा के टाइम में हमने इस जल को एकत्रित कर लिया है, भंडारित कर लिया है, फिर वर्षा ऋतु चले गई, उसके बाद में जैसे विंटर आ गया और फिर जैसे समर्स आ गए, शीतकाल या फिर ग्रीष्म ऋतु में हम फिर इस जल का धीरे धीरे उपयोग करते चले जाएंगे। तो ये फायदा होगा हमें। फिर क्या होगा? अतिवृष्टि अथवा बाढ़ पर नियंत्रण होता है, ये बात भी सही है। वर्षा जल का हम अगर उचित प्रबंधन करेंगे तो नहीं तो कभी अतिवृष्टि से हम प्रभावित होंगे और ना ही कभी जो बाढ़ है उस पर भी हम नियंत्रण लगा पाएंगे। देखो, अतिवृष्टि का मतलब है बहुत ज्यादा बरसात हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा बरसात हो जाएगी तो हमने इस पानी का ऐसे मैनेजमेंट कर लिया कि इसको स्टोरेज कर लिया, तो हमें जो हमारी जो बस्तियां हैं, हमारे जो घर है, उनको नुकसान नहीं होगा। फिर बाढ़ पर नियंत्रण, क्योंकि हमने उचित प्रबंधन कर लिया तो बाढ़ आएगा ही नहीं, क्योंकि वर्षा जल को हमने स्टोरेज कर लिया है, इस वजह से बाढ़ जैसी स्थितियां होगी नहीं। फिर नंबर 3, भौम जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी। अगर हमने उचित प्रबंधन कर लिया तो हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसका जो लेवल है वो भी बढ़ जाएगा, यानी भौम जल स्तर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फिर नंबर 4, वर्षा जल संरक्षण से उत्तर भारत में जायद की फसलों के लिए सिंचाई के लिए जो जल की पूर्ति है वो हो जाती है। तो जायद की फसल का मतलब क्या हो गया है? ग्रीष्म ऋतु की फसल। ये ग्रीष्म ऋतु की फसल। तो जैसे हमने वर्षा जल संरक्षण कर लिया बरसात के दिनों में, जिसमें हमारा जुलाई से सितंबर तक बरसात होती है। उत्तर भारत की बात कर रहा हूं मैं, जुलाई से सितंबर तक बरसात हो रही है, तो उसको हमने पौंड या फिर किसी खड्डे में या फिर किसी तालाब में एकत्रित स्टोरेज कर लिया है। तो फिर जो इसी वर्ष जो ग्रीष्म ऋतु आएगी आगे जाके, उसमें हमें जायद की फसल के लिए क्या सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ये इसके बेनिफिट हो जाएंगे। आपको बिल्कुल इसी तरह से लिखना है, वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं ये लिखना है। उसके बाद में वर्षा जल संग्रहण के लाभ लिखने हैं। तो लाभ को हम 1 2 3 के रूप में इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है बच्चों? उसके बाद में आगे चलेंगे। वर्षा जल संग्रहण की प्रचलित विधियों का कंटेंट भी आपके चैप्टर में दिया गया है, तो इसको भी पढ़ लेंगे कि किस प्रकार से हम वर्षा जल संग्रहण की प्रचलित जो पद्धतियां हैं या विधियां भारत में प्रचलन में है। ठीक है? तो इसको हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, तो इसको देख लेंगे बच्चों, और इसको पढ़ भी लेंगे और समझ भी लेंगे। देखो, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं बनाकर वर्षा जल का सिंचाई में उपयोग किया जाता है। तो होता क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों में हम ऐसे नालियां बना देते हैं, और जो मैदानी क्षेत्र आ जाता है वहां
जो नालियां बनाई गई है उसको गुलियाकुल जैसी वाहिकाओं का नाम दिया गया है। वापस रिपीट कर लेते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा होती है तो इस वर्षा जल को हम ऐसे नालियों के माध्यम से जो समतल भूभाग है जहां पर एग्रीकल्चर कृषि हो रहा है वहां पर पहुंचा देते हैं, जिसे हम गुलियाकुल कह रहे हैं। ठीक है, का उपयोग सिंचाई के रूप में किया जाता है। फिर ये प्रचलित विधि कहाँ की हो गई, तो हमारे जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर इस विधि का उपयोग किया जाता है। फिर राजस्थान में खड़ीन, जोहड़ और टाका वर्षा जल संरक्षण का प्राचीनतम रूप है। तो हम लोगों ने खूब पढ़ रखा है बच्चों, खड़ीन क्या है। तो खड़ीन हमारे पश्चिमी राजस्थान की बात की जा रही है, जहां पर जो खेत होंगे वहां के निचले भागों में वर्षा जल को ऐसे मेर के माध्यम से रोक देते हैं और उससे फिर सिंचाई कर लेते हैं। वापस से रिपीट कर लेंगे। पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र जहां पर जमीन का निचला भाग है वहां पे वर्षा जल को मेर के माध्यम से एकत्रित कर लेते हैं, फिर इसी जल का हम सिंचाई के रूप में उपयोग में लेंगे। फिर खंडीन की जोड़ की बात करेंगे। जोड़ में क्या होगा कि ये शेखावाटी क्षेत्र, राजस्थान की जो शेखावाटी क्षेत्र है, चूरू झुंझुनू वाले जो एरिया है उसकी बात की जा रही है। तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर एक जो छोटा तालाब के रूप में है ना, छोटा तालाब के रूप में इसको ऐसे स्टेब्लिश किया जाता है और फिर इसका उपयोग क्या कर लेते हैं, पेयजल में उपयोग में लिया जाता है, सामान्यतः सिंचाई में नहीं लेते। फिर टाका इसी का रूप हो गया। टाका को हम टैंक के रूप में भी जान सकते हैं। देखो, जोहड़ और टाका में अंतर केवल इतना है, टाका यानी टैंक है, टैंक के ऊपर हम क्या करते हैं, उसको ऊपर से ढक दिया जाता है। जबकि जोहड़ में क्या कर रहे हैं, हम पेयजल में ही उपयोग में ले रहे हैं लेकिन वो खुला रहता है। पेयजल में यूज में ले रहे हैं लेकिन एक छोटा तालाब होता है, छोटा तालाब जैसा, तो उसको हमने जोहड़ कहा है। टाका में हम ऊपरी भाग की सतह को बंद कर देते हैं, जैसे हमारे घरों में टैंकर होता है उस तरह से। तो वर्षा जल की ये प्राचीनतम संरक्षण की विधियां हैं, खड़ीन, जोहड़ और टाका। क्लियर बच्चों। फिर आगे चलेंगे। छत वर्षा जल संग्रहण के माध्यम से पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने के लिए पानी एकत्रित किया जाता है। तो छत वर्षा जल संग्रहण में क्या होगा, जैसे हमारा कोई घर होगा, उस घर में हमने एक पाइप लगा दिया और फिर ये गड्ढा बना दिया है। तो वर्षा का जितना भी जो पानी है ये इस तरह से बहता चला जाएगा, इस तरह से बरसता चला जाएगा, फिर ये छतों के माध्यम से, पाइप के माध्यम से यहाँ पर स्टोरेज होता चला जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है छत वर्षा जल संग्रहण जो पश्चिमी राजस्थान में उपयोग में लिया जाता है। इसका पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से उपयोग में लिया जाता है बच्चों। इसको हम राजस्थानी भाषा में पालरा पानी भी कहते हैं, जिसको पेयजल के रूप में उपयोग में लेते हैं। अब मेघालय की राजधानी शिलोंग की बात करेंगे, जहां पर छत वर्षा जल संग्रहण पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो सेम ही चीज कहां देखने को मिल रही है, देखो राजस्थान में तो देखने को मिल ही रही है। मेघालय राज्य जहां पे सबसे ज्यादा बरसात होती है वहां पर भी छत वर्षा जल संग्रहण पद्धति का यूज किया जाता है। इसका मतलब हमारे मेघालय जो राज्य है, जो मेघालय के मासिनराम क्षेत्र में विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर भी वर्षा ऋतु के अन्यत्र ग्रीष्म ऋतु में जल की समस्याएं देखने को मिलती है। तो इस क्षेत्र में भी ये लोग क्या करते हैं, पानी को छत वर्षा जल संग्रहण के माध्यम से एकत्रित करते हैं, जैसा कि कंटेंट इसमें दिया गया है। तो आपको याद रखना है, भारत के अलग अलग क्षेत्र है और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से वर्षा जल संग्रहण का यूज किया जाता है। अब वर्षा जल संग्रहण की प्रचलित विधियों की बात कर रहे थे हम, जिसमें नंबर 5 आ गया है, जिसमें मेघालय राज्य के बारे में, कि मेघालय राज्य में क्या हो रहा है। मेघालय राज्य में 200 वर्ष पुरानी बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति प्रणाली का यूज किया जाता है। सामान्यतः हम क्या करते हैं, किसी पोंड से या किसी तालाब से हम पाइपों के माध्यम से जल को खेत वाले क्षेत्र में लेके जाते हैं और सिंचाई करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मेघालय राज्य में ये 200 वर्ष पुराना एक परंपरागत तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका, जिसमें बांस होता है, बांस को अंदर से खोखला कर दिया जाता है, देन उसमें से फिर जल का बहाव बनाया जाता है और फिर ये ड्रिप सिंचाई पद्धति के माध्यम से वहां पर हम एग्रीकल्चर संबंधी गतिविधि करते हैं। समझ गए। तो बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति कहाँ की प्रचलित है, मेघालय राज्य में। एक बार इसको पढ़ेंगे भी। मेघालय राज्य में 200 वर्ष पुरानी बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के माध्यम से नदी व झरने का पानी का उपयोग हम सिंचाई में करते हैं। क्लियर बच्चों। फिर आगे चलेंगे, नोट करके लिखेंगे बच्चों। देश में तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जहां हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण का ढांचा बनाने के लिए एक कानूनी प्रावधान किया गया है। मतलब देश में तमिलनाडु राज्य के साथ सभी राज्यों में ऐसा होना चाहिए कि इसे एक कानूनी अमली जामा पहना देना चाहिए, कानूनी प्रावधान बना देना चाहिए।
ताकि हम वर्षा जल संग्रहण के लिए हम ये लेजीपना नहीं दिखाएं, हम आलस नहीं करें और इसका एक प्रत्येक घर में इसका एक समुचित व्यवस्था करें वर्षा जल संग्रहण के लिए, जैसे छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलन में है। तो तमिलनाडु राज्य में अगर कोई व्यक्ति घर बनाता है और उसने अगर घर के पास में वर्षा जल संग्रहण का कोई सोर्स नहीं बनाया है तो उसे कानूनी तरीके से उसे किसी प्रकार का चालान या फिर हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो ये देश का पहला राज्य है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा राज्य है जहां पर छत वर्षा जल संग्रहण एक कानूनी परंपरा है या फिर एक कानूनी बाध्यता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो तमिलनाडु राज्य होगा बच्चों। क्लियर है? अब देखो बच्चों, वन शॉट वीडियो में बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था जिसको हमने चंद मिनटों में कवर कर लिया है। इससे कम से कम 4 नंबर आपके कंफर्म होने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, एक बार इसका ऐसे रिवाइज कर लेंगे। जैसे हमने पढ़ लिया है इस चैप्टर में, हमने पढ़ लिया है इस चैप्टर में पहला, जल संसाधन किसे कहते हैं? तो जल संसाधन का मतलब हो गया हमारे पृथ्वी पर जितना भी अवेलेबल जो रिसोर्स है पीने योग्य, सिंचाई के लिए या फिर अन्य प्रकार की गतिविधि में, वही हमारा जल संसाधन है। फिर इसका कैटेगराइज कर लिया कि धरातल के 3.3/4 भाग पर या 71% भाग पर क्या है जल, 29% भाग पर क्या है स्थल है। अब जल क्या है? लवणीय और खारा, लवणीय और अलवणीय जल, यानी खारा और मीठा जल। तो हमारे यहाँ पर 97% जल है वो किस प्रकार का है? तो वो महासागरों में विद्यमान है और वो जल किस प्रकार का है? खारा। 3% क्या है? मीठा जल है। अब इस मीठे जल में भी 30%, अगर इसको 100% में कन्वर्ट करते हैं तो ये 30% भूमिगत रूप में, 69% ग्लेशियरों के रूप में और 1% है जो हम यूज में लेते हैं। उसके बाद में हमने ये पढ़ लिया है इसके हमने सकारात्मक और नकारात्मक जल संग्रहण के हमने जिसमें दिया गया था, 1 मिनट बच्चों, हमने धरातल पे जल का वितरण पढ़ा, उसके बाद में जल दुर्लभता पढ़ा कि जल की कमी हो रही है भारत में। फिर इसमें हमने ये पढ़ लिया है जल दुर्लभता के मात्रात्मक पक्ष पढ़े इसमें इस तरह से, और फिर इसी के हमने गुणात्मक पक्ष भी पढ़ लिए जिसको आपको आंसर राइटिंग में इसी तरह से लिखना है। उसके बाद में हमने जल संरक्षण और प्रबंधन के बारे में पढ़ा कि जल संरक्षण और प्रबंधन किसे कहते हैं। उसके बाद में हमने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पढ़ा, हमने बांधों के प्रकार पढ़ लिए, हमने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले बांध परियोजना और नदी संबंधित राज्य पढ़ लिए, और फिर हमने पढ़ लिया था बांध निर्माण से होने वाली हानियां जो आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद में हमने बांध निर्माण की हानियों के बाद में हमने ये पढ़ लिया नर्मदा बचाओ आंदोलन जो आपके सिलेबस में दिया गया है, यहाँ से 110% पुटअप होता है। उसके बाद में वर्षा जल संग्रहण की प्रचलित विधियां भारत में कौन कौन सी है वो पढ़ लिया है, जिसमें हमने राजस्थान में प्रचलित खड़ीन, जोहड़ और टाका ये हमने मुख्य रूप से पढ़ा है क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनना ही है, फिक्स है। और उसके बाद में वर्षा जल संग्रहण मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति ये पढ़ लिया है, और फिर तमिलनाडु राज्य में ये एक कानूनी बाध्यता है इसको पढ़ लिया है। तो इतना सारा डाटा हमने कवर कर लिया है बच्चों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, ये 10th क्लास का चैप्टर 3 जल संसाधन था, बहुत प्यारा चैप्टर है, 4 नंबर यहाँ से फिक्स है बच्चों। अगर आप 1 या 2 बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके ये 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो भूमिका ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म को अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे इसी तरह से मैं कंटेंट बनाता रहूंगा। आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं और आपका जो कमेंट और आपके जो सुझाव है उसको मैं बहुत ही गंभीरता से लेता हूं। इस वजह से आप इस वीडियो को देखें, अगर इसमें कुछ कमी आ रही है या आपकी तरफ से कोई सुझाव है तो आप बिल्कुल जरूर मुझसे शेयर करें। मैं कोशिश करूंगा कि उन सुझावों को, आपके उपायों को मैं जरूर मानूं और वीडियो में ऐड करूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।